तो मर गई। क्या है भाई, कोई मुझे तो आता तो नजर नहीं, मुझे भी जाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने कहा रास्ता है। उसे क्या रास्ता है? मनमोहन सिंह ने कहा देखो, रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, रिजर्वेशन पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। अगर प्राइवेटाइजेशन कर दो तो चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होगी, चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म होगा मगर चर्चा आरक्षण खत्म होने की नहीं होगी, चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होगी। जब चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है पता चले तब न प्रतिकार होगा, प्रतिक्रिया होगी, आंदोलन होगा। अरे चर्चा तो प्राइवेटाइजेशन की होगी, खत्म आरक्षण होगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ, चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होती रही, अभी भी प्राइवेटाइजेशन की होती है, मगर प्राइवेटाइजेशन ने आरक्षण खत्म कर दिया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट में घसीटकर मंडल कमीशन लेके गए। 31 लॉयर ब्राह्मण मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। एक भी ब्राह्मण पैसा लेकर भी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। पटना से लालू प्रसाद दिल्ली आए, एक्सपर्ट ब्राह्मणों को कहा तुम एक बार 3 घंटा बहस करने के 1 लाख लेते हो, मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। कोई ब्राह्मण समर्थन में लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लालू जी राम जेठमलानी के पास गए, जेठमलानी को कहा जेठमलानी जी केस लड़िए। जेठमलानी ने कहा लालू जी आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और ये जो केस है ये सिविल है। ऐसा करो लालू जी आप पटना चले जाओ, 2-4 को मार दो, वापस आ जाओ, बचा लूंगा, इसी का मास्टर हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं, बचा लेता हूं। मगर ये सिविल का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, मैं इसका लॉयर नहीं हूं। लालू ने राम जेठमलानी को कहा जेठमलानी जी अरे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं भाई, तू ही लड़ ले। क्रिमिनल लॉयर को सिविल के केस में लड़ाया गया। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का निर्णय आया। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मंडल लागू करने का फैसला दिया, मगर एक बदमाशी की, क्रीमी लागू कर दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? क्रीमी लेयर का मतलब है दूध गर्म करो तो दूध के ऊपर साय आती है, उसको बोलते क्रीम। ओबीसी के लिए भैंस पालते हैं, ओबीसी के लोग गाय पालते हैं और सारा का सारा दूध निकाल कर बनिया और ब्राह्मणों को बेच देते हैं। दूध खाने को ही ओबीसी को नहीं मिलता तो साले चर्बी आएगी कहां से? दूध पैदा करते हैं, खाता ब्राह्मण है, बनिया है, इनको तो धंधे के लिए बेचना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी एक क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका वास्तविक मतलब क्या है? जिस ओबीसी का 1 लाख रुपया इनकम होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मीनिंग है जिसका 1 लाख रुपया इनकम होगा ओबीसी का, उसका बेटा बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा। जिस ओबीसी का बेटा महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस ओबीसी का बेटा पढ़ ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जरूर मिलेगा। गन्ने का सारा रस चूस लिया, छिलका ओबीसी के मुंह पर फेंक मारा। ये जो क्रीमी लेयर का जो षड्यंत्र ओबीसी के साथ में किया, ये षड्यंत्र ओबीसी को पता ना चले। 20वें दिन 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। बाबरी मस्जिद गिरते ही चर्चा क्रीमी लेयर की बंद हो गई, बाबरी मस्जिद की चर्चा शुरू हुई। अगर क्रीमी लेयर की चर्चा चालू रहती तो ओबीसी को क्रीमी लेयर के नाम पर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया पता चलता। पता ना चले ओबीसी को क्रीमी लेयर का षड्यंत्र है, पता ना चले
इसलिए 6 दिसंबर को 92 को 20वें दिन बाबरी मस्जिद गिरा दिया। मुसलमान कहते हैं ये मुसलमानों के विरोध की साजिश थी, गलत। ये मुसलमानों के विरोध की साजिश नहीं थी, ये ओबीसी के मंडल के विरोध की साजिश थी। मुसलमानों को क्या एक बात मालूम है कि बाबरी मस्जिद, मैं नहीं जानता मुसलमानों को ये मालूम है या नहीं मालूम, मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये जानकारी शायद मुसलमानों को नहीं है। कौन सी? बाबरी मस्जिद में 150 साल से कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा था। क्या है किसी मुसलमानों को जानकारी? 150 साल से जिस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ रहा हो, क्या कुरान के सिद्धांतों के अनुसार वो मस्जिद मस्जिद है? मैं नहीं मानता कुरान के सिद्धांतों के अनुसार जहां 150 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही हो वो मस्जिद है। अगर वो मस्जिद नहीं है कुरान के अनुसार, तो ब्राह्मणों की ये एक्शन मुसलमानों के विरोध में थी, ये सच नहीं है। इसको सच नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है। क्या जरूर है कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों पर तीर जरूर चलाया, क्योंकि ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना था, इसलिए तीर मुसलमानों पर चलाना था। तीर मुसलमानों पर जरूर चलाया, मगर निशाना मुसलमान नहीं थे, निशाना अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, क्योंकि ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना था। ओबीसी को मुसलमानों से अगर भिड़ाने में कामयाब होते हैं तो ओबीसी गुमराह हो जाता है। ब्राह्मण ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब है ब्राह्मणों ने तीर मुसलमान पर चलाया, निशाना ओबीसी थे, और ओबीसी को निशाना साधने में ब्राह्मण कामयाब हो गए। आपको सबूत देता हूं। दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का, ओबीसी का नेशनल प्रेसिडेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली में ओबीसी का मोर्चा निकाला मंडल कमीशन के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए। उसमें नारा लगाया जा रहा था। क्या नारा था? पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। एक पत्रकार भी साथ में चल रहा था। उसने कार्यक्रम के बाद चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब, मोर्चा में नारा बहुत बढ़िया लग रहा था। चौधरी साहब ने पूछा कौन सा? तो पत्रकार ने बताया पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। ये नारा बहुत बढ़िया था, मगर एक कमी थी। चौधरी साहब ने पूछा क्या कमी थी? पत्रकार ने बताया पिछड़े वर्ग का नारा है, 90 भाग हमारा है। ये सबूत है राम जन्मभूमि का आंदोलन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को गुमराह करने के लिए था। इसीलिए ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद का झूठा बहाना खड़ा करके ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ा दिया। इसलिए बाबरी मस्जिद गिराई गई। उस बाबरी मस्जिद में 150 साल से जब कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा था, तो ये एक्शन मुसलमानों के विरोध में थी। अगर मुसलमान ऐसा मानता है 200% गलत है। ये मामला ओबीसी के विरोध में ब्राह्मणों ने इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया था, और मुसलमानों के जो ऊपर वाले नेता थे, वो ऊपर वाले नेताओं के साथ मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आरएसएस के लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया था। मुसलमान नेताओं के साथ मिलजुल कर एक कार्यक्रम बनाया गया था। उसके पीछे का मकसद था कि मंडल कमीशन में जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, एससी एसटी ओबीसी से, उनका नंबर मंडल कमीशन में शामिल है। अगर मंडल लागू होता है तो उनको भी आरक्षण मिलेगा, ना मिले इसलिए जो सामंतवादी मुसलमान थे उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में समझौता किया, और समझौते में ब्राह्मणों ने उस मस्जिद को चुना जो कुरान के अनुसार मस्जिद ही नहीं थी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, ये आपसी समझदारी थी। साथियों, ये जब हुआ तो क्या हुआ?
क्रीमी लेयर की चर्चा बंद हो गई, बाबरी मस्जिद गिर गई, गिरते ही चर्चा बाबरी मस्जिद की शुरू हो गई। क्रीमी लेयर जो षड्यंत्र था उसकी चर्चा बंद हो गई। अगर चर्चा चालू रहती, ओबीसी को षड्यंत्र का पता चलता, ओबीसी को षड्यंत्र का पता चलता, ओबीसी के लोग क्रीमी लेयर के विरोध में आंदोलन करते, क्रीमी लेयर के विरोध में आंदोलन करते, क्रीमी लेयर खत्म होता, क्रीमी लेयर खत्म होता, ओबीसी को फायदा होता। ना हो, इसलिए बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसके लिए 6 दिसंबर का दिन क्यों चुना? क्योंकि 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद गिर जाती है तो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन मनाएंगे और मुसलमान काला दिन मनाएंगे। कुछ लोग अंबेडकरवादी महापरिनिर्वाण दिन मनाएंगे, तो उस दिन को मुसलमान काला दिन मनाएंगे। काला दिन और महापरिनिर्वाण दिन, इसमें झगड़ा हो जाएगा। एक पंथ दो काज, एक निशाने में एक निशाना और 2 बातों पर हमला, ये दाव पेच था। इसका सारा का सारा संबंध ओबीसी के मंडल कमीशन के साथ में। क्या हुआ? 90 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह अर्थमंत्री बने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। 92 में मंडल लागू हुआ। 90 में मंडल को खत्म करने का कार्यक्रम एलपीजी शुरू हुआ। 2 साल पहले आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 साल के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन 2 साल बाद लागू हुआ और मंडल कमीशन को खत्म करने वाला, आरक्षण को खत्म करने वाला एलपीजी का कार्यक्रम 90 में शुरू हुआ। आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम 2 साल पहले शुरू हुआ और आरक्षण मंडल का 2 साल बाद लागू हुआ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये सारा आंकड़ों के साथ में, तारीखों के साथ में बता रहा हूं। जो लोग ओबीसी को कुछ देना नहीं चाहते, उसके लिए आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में खत्म हो रहा है, जहां आरक्षण दिया जा सकता है वो खत्म हो गया, यानी आरक्षण लागू कहां किया जाए, जगह ही नहीं है। आरक्षण कहां लागू किया जाए, जगह ही नहीं है। जब आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण लागू करने की जगह खत्म हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म हो गया, तो ओबीसी को आरक्षण देने की बातें हो रही है। अरे खत्म हो गया भाई। ये राजस्थान में मीना और गुजर लड़ रहे, काय के लिए? गुजर बोल रहे मीना को आरक्षण हो गया जीरो, आरक्षण जीरो हो गया। गुजर क्या बोल रहा है? हम जीरो में शामिल होकर रहेंगे और जीरो में हमारा हिस्सा लेकर रहेंगे, चाहे खून की होली खेलनी पड़े। हर हालत में, हर स्थिति में जीरो में अपना शेयर, हिस्सा लेकर रहेंगे। कौन बोल रहे? गुजर मीना को। मीना क्या बोल रहे? चाहे हमको भी खून की होली खेलना पड़े, जीरो में हम आपको कुछ भी मिलने नहीं देंगे। गुजर बोल रहे जीरो में लेंगे, मीना बोल रहे नहीं देंगे। दोनों को मिलके खत्म करने वालों का बंदोबस्त करना चाहिए। दोनों वाले आपस में लड़ रहे। गुजरात, राजस्थान में गुजरों और मीना को बीच में जो लड़ाई है, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव के लिए मीना और गुजरों के बीच में ये लड़ाई लगवाने का कार्यक्रम कांग्रेस बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। साथियों, अगर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर ही नहीं है, ऐसी स्थिति में आरक्षण लागू करने की बात कांग्रेस कर रही है। अरे है नहीं भाई,
गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म हो गया। कांग्रेस ऐसे स्थिति में आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, इसका मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम है ही नहीं। आरक्षण खत्म हो गया, खत्म में जीरो में आरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बोल रही ओबीसी को जीरो में आपको देंगे। अभी अर्जुन सिंह जिस मंत्रिमंडल का मंत्री है वो हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। पार्लियामेंट में बिल पास किया अर्जुन सिंह ने। क्या बिल पास किया जानते हो? आप लोगों को मालूम है क्या बिल पास किया? SC ST OBC को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। SC ST OBC के लोगों ने तालियां बजाई और अर्जुन सिंह को कहा महात्मा अर्जुन सिंह। SC ST OBC के लोगों ने क्या कहा? महात्मा अर्जुन सिंह। यानी अर्जुन सिंह ने बिल पास किया SC ST OBC को। गवर्नमेंट में तो है ही है, प्राइवेटाइजेशन में 50% रिजर्वेशन होगा। कैसे होगा? 50% रिजर्वेशन होगा। रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया फी देना होगा। है मालूम आप लोगों को? अर्जुन सिंह ने जो पार्लियामेंट में बिल पास किया उसमें 2 मुद्दे। एक, SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन होगा और दूसरा क्लॉज है प्राइवेट मैनेजमेंट के लोगों को फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। तीसरा मुद्दा है जितनी बढ़िया इंस्टीट्यूट होगी उतना ज्यादा फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। चौथा मुद्दा है SC ST OBC को भी फी देना होगा। %50 रिजर्वेशन दे दिया, आपको कहा दे दिया, आप लोग खुश हो गए, तालियां बजाया, अर्जुन सिंह को महात्मा कहा। दूसरा जो क्लॉज है SC ST OBC को फीस देना होगा। अखबार वालों ने नहीं छापा, टीवी वालों ने नहीं छापा, अखबार और टीवी वालों ने केवल इतना छापा OBC को रिजर्वेशन दे दिया। मगर उस कानून में SC ST OBC के लोगों को फीस देना होगा, ये जो प्रोविजन है ये प्रोविजन नहीं छापा। फीस देने लायक अगर हम होते तो गवर्नमेंट SC ST OBC के स्टूडेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप क्यों देती? अगर हम देने लायक होते तो। समझ रहे हैं? इसका मतलब है देने वाला क्लॉज का प्रचार कर दिया जाए और छीनने वाला जो क्लॉज है, फीस देने वाला जो क्लॉज है वो छीनने वाला क्लॉज है। एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से छीन लिया। ये छीनने वाला क्लॉज OBC को बताया ना जाए, OBC को बताया नहीं है। इसका मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में खत्म होने की वजह से रिजर्वेशन नहीं है। अगर कांग्रेस रिजर्वेशन की बात कर रही है तो इसका मतलब है जीरो में रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। और एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में देने की बात कर रही है तो फीस के साथ देने की बात कर रही है। इसका मतलब है फीस के साथ देने की बात कर रही है, इसलिए ये धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर रहा है, हमारे फेवर में नहीं कर रहा है, उन लोगों के फेवर में कर रहा है कि OBC की जनसंख्या 52% है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? OBC की जनसंख्या 52% है या नहीं है। मैं ये कहता हूं OBC को 52% आरक्षण दिया? नहीं दिया। तो 52% है या नहीं है, इस सवाल का कोई संवैधानिक मुद्दा बनता है? नहीं बनता है। न्यायपालिका में बैठे हुए जो न्यायाधीश है बेवकूफ है क्या? अकल नहीं है उन लोगों को? अरे तुम अगर 52% को 52 दे रहे हो तो यह सवाल बन सकता है कि OBC की जनसंख्या 52% है या नहीं है। अगर OBC को 27% आरक्षण दे रहे हो और पूछ रहे हो OBC की जनसंख्या 52 है या नहीं है, बताओ। अरे नहीं है, ठीक है मान लिया नहीं है। कितनी मानते हो? 40 मानते हो? 40 मानते हो? अबे 40 माना तब भी 27 दे रहे तुम लोग। 40 मानता तो भी गलत नहीं है। चलो ठीक है 35 मानते हो? 35
अच्छा 35 भी अगर मानते हो तो दे कितने 27। अरे काय के लिए सवाल नहीं बनता भाई, तुम्हारा सवाल ही नहीं बनता। अरे जाओ चलो 30 मानते हो 30, कुछ नहीं। अच्छा 27 मानते हो 27, साले 52% के 27 भी नहीं मानते हो। अगर 27 भी नहीं मानते हो और वास्तविक में तुम लोगों को आंकड़ा चाहिए, ऑर्डर दो केंद्र सरकार को। क्या ऑर्डर दो? गिनती करो, ओबीसी की गिनती करो। 102 करोड़ की गिनती करने के लिए 7 दिन लगे, 52% की गिनती करने के लिए 3.5 दिन लगते। कितने दिन? 3.5 दिन। ऑर्डर दो, आंकड़े निकालो भाई। अगर रियली तुम जानना चाहते हो आंकड़े निकालो। सुप्रीम कोर्ट को साला आंकड़े वाकड़े लेना ही नहीं है, विवाद खड़ा करना है, देना लेना कुछ है नहीं। वो देना नहीं चाहते, हम लेने के लिए झगड़ा करना चाहते हैं। ना देने वाले भी गलत, उसके लिए झगड़ा करने वाले भी गलत। कैसे? जो आरक्षण लागू होने वाला ही नहीं है उसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं। कैसे? 50% रिजर्वेशन दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, उसमें 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपया दे करके एडमिशन लेना होगा। ये एडमिशन हम लेने लायक नहीं है। जो एडमिशन लेने लायक नहीं है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। साली हमारी लड़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला इस तरह से फंसा हुआ है इस रेफरेंस में। ये सारा का सारा मामला है, ये सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के लाइट में एलपीजी का कार्यक्रम नरसिंहराव ने शुरू किया। एलपीजी का कार्यक्रम भी आरक्षण को खत्म करने का कार्यक्रम है। आरक्षण को खत्म करने के लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और न जाने और कितने सारे लोग मर गए। वो मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है, मगर आपको देने के लिए तैयार नहीं है। ये पार्श्वभूमि है। प्राइवेटाइजेशन जो भारत में हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन के पीछे की पार्श्वभूमि है। अगर इतनी भयानक पार्श्वभूमि है, इस भयानक पार्श्वभूमि में ये सब हो रहा है, तो आप लोगों को ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये भयानक हो रहा है। एलपीजी का भयानक परिणाम निकला। कोई भी शासक वर्ग होता, समीक्षा करता, कार्यक्रम बंद कर देता।